Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be looking forward for a comprehensive discussion of the newspaper for 1st of June 2024. So first of all, here we are having GDP that will be crossing 8% in the financial year of 24. तो यहाँ पे कुछ मेजर सेक्टर्स है जिसके अंदर ग्रोथ दिखी जा रही है, दैट इज सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो पावर. तो जीडीपी में ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 7.8% की ग्रोथ देखी जाएगी. एंड डेटा हमें दिया गया है बाय द एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस हमें दिए जाते हैं जो कि हाई पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट किए जाती है रिगार्डिंग द ग्रोथ दैट विल बी सीन इन द जीडीपी. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग पोटेंसी टेस्ट. पोटेंसी टेस्ट क्या होता है? सो पोटेंसी टेस्ट बेसिकली कंडक्ट किया जाता है जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले केसेस होते हैं उसके अंदर. यहाँ पे जो मेल है उसको एग्जामिन किया जाता है टू मेजर हिज एबिलिटी टू मेंटेन और डेवलप अ पेनाइल इरेक्शन फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो मेडिकल एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए किया जाता है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर द सेक्शन 3070, अंडर द सेक्शन 53. तो ये अलाउ करता है कि जो एक्यूज्ड है रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन उनको रजिस्टर किया जा सके एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ किया जाता है. इस पूरे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि आईपीसी जो है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाई गई इन दी 2013 एंड उसकी जो डेफिनेशन है उसको और भी ज्यादा ब्रॉड किया गया, जिसमें डिफरेंट डेफिनेशन जैसे रेप की डेफिनेशन, उन सारी चीजों को हमने और भी ज्यादा ब्रॉड किया और भी ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की बात की. Then next, we are having warmer nights, rising humidity, and why the heat waves are becoming more deadly. तो recently heat waves, heat stress and heat stroke, ये तीनों ही चीजें हमने देखा बढ़ रही हैं. हीट वेव से रिगार्डिंग वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ती जा रही है. दैट मींस जेट स्ट्रीम की वजह से इनका जो रेट ऑफ स्पीड है वो कम हो गया है एंड जितने दिन ये रह रही हैं वो ज्यादा हो गया है. तो यहाँ पे आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप के द्वारा रिपोर्ट दी गई है जो कि हमें बता रहा है अबाउट द इम्पैक्ट एंड वल्नरेबिलिटीज जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है. तो जो सिटी नाइट्स हैं दे आर वार्मर. कैसे? जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो बने हुए हैं, कंक्रीटाइजेशन बढ़ चुका है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन है, री एमिशन है जो सन की हीट का एंड जो इनकमिंग इंसुलेशन है उसका वो कम हो जाता है. जिसकी वजह क्यों होता है? क्योंकि हमारी ओपन स्पेसेस कम है, ओपन स्पेसेस में पार्क्स कम है, ट्री कवर कम है, इसके अलावा वाटर बॉडीज कम है. तो दैट रिजल्ट्स इन ओवरऑल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. मतलब जो हीट पूरी आ रही है वो अर्बन स्ट्रक्चर्स के बीच में ही ट्रैप हो जाती है एंड वो कहीं पे डिसिपेट ही नहीं कर पाती. इस वजह से नाइट टेम्परेचर के अंदर भी हम देखते हैं इतना फॉल नहीं होता है. तो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन जो हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशंस की, तो उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्लाइमेट सेंसिटिव या क्लाइमेट एक्टिव डिसीजंस लें ताकि जो अर्बनाइजेशन है उसकी इन्हांसमेंट हम बढ़ा पाए. तो यहाँ पे रूफटॉप कूलिंग की बात होती है, रूफटॉप कूलिंग स्कीम की बात होती है. इसके अलावा दिखाया गया है जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे इम्पैक्ट करती है राइजिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ. तो ह्यूमन बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है अपना टेम्परेचर बाय स्वेटिंग. इवेपोरेशन होता है बाय दी स्वेट एंड जो स्किन है वो कूल डाउन कर देती है पूरी बॉडी को. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हीट है वो ब्लड को और भी ज्यादा पंप करना स्टार्ट करती है स्किन के अंदर, जिसकी वजह से स्वेटिंग या दूसरे ऑर्गन जो है उधर लेस ब्लड फ्लो जाता है एंड इसकी वजह से बॉडी ओवर हीटिंग होती है. तो हम बोल सकते हैं हीट वेव्स जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का हीटिंग और कूलिंग साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है. तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक, ऑर्गन मैल फंक्शन, ये केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं. तो इसके रिगार्डिंग हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक वार्ड हमें डिक्लेयर करना चाहिए फॉर द हीट स्ट्रेस्ड पेशेंट्स. इसके अलावा एक एम्बुलेंस होनी चाहिए जो कि रैपिड रिस्पॉन्स के लिए हमें हेल्प कर पाए एंड ऑल्सो जो ट्रैफिक पुलिस है एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. देन नेक्स्ट, reservoir levels down by 23% on the year prolonged heat waves. तो रिसेंटली हमने देखा था कि जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर वाटर रिजर्वॉयर्स हैं वहां पे वो अपनी कैपेसिटी से
सिर्फ 20 या 30% पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा बेंगलुरु वाटर क्राइसिस। तो बेंगलुरु वाटर क्राइसिस के 3 मेजर रीजन क्या थे? पहला, सोर्स ऑफ वाटर था, उसका मेन सोर्स ऑफ वाटर दैट वाज द कावेरी रिवर, वो उससे 100 किलोमीटर्स तक दूर था। इसके अलावा हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे ध्यान दे रहे थे, जैसे बोरवेल्स उनको चलाना, या फिर वाटर एटीएम्स, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है कि 150 मेजर रिजर्वोयर्स हैं दैट हैव फेल शार्पली टू 25% और बिलो द प्रीवियस ईयर लेवल्स। क्यों? एक तो डेफिसिट है मॉनसून के अंदर, जो साउदर्न इंडिया है वहां पे हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है उसकी वजह से ज्यादातर रेनफॉल इसको मिलती है। तो बहुत सारे हम बोल सकते हैं मेजर हमारे डैम्स हैं, हमारे रिजर्वोयर्स हैं नीचे, जिसमें तुंगभद्रा आता है हमारे कर्नाटका के अंदर, नागार्जुना सागर आता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर, जो कि सिर्फ 5% कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा मेत्तूर तमिलनाडु के अंदर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के ऊपर, दैट आर वर्किंग लेस देन 30% ऑफ देयर कैपेसिटी। तो करंट वाटर लेवल की बात करते हैं 150 प्राइमरी हमारे रिजर्वोयर्स के अंदर, तो टोटल कैपेसिटी अपनी वो 38% पे काम कर रहे हैं, दैट इज सो लो। तो स्टेटस ऑफ रिजर्वोयर्स की बात करते हैं सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के अंदर 10 ईयर के केस में। तो जो सेंट्रल रीजन के रिजर्वोयर्स हैं एंड नॉर्दर्न रीजन के रिजर्वोयर्स हैं, दे आर फिल्ड अप टू 33 to 46% ओनली। तो ये दिखाता है हमें कि वाटर इंटरलिंकिंग जैसे प्रोजेक्ट्स का करना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो डेफिसिट है नेचुरली दैट इज क्रिएटेड बाय द मॉनसून, जो कि एल नीनो की वजह से आता है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल फैक्टर रिजल्टिंग इन दिस। तो मेत्तूर डैम जैसे हमने देखा कावेरी रिवर के ऊपर है। इसके अलावा नागार्जुना सागर और श्रीशैलम डैम, ये हमारा लोकेटेड है ऑन द कृष्णा रिवर। देन सुपा रिजर्वोयर, इट इज लोकेटेड ऑन काली रिवर। इसके अलावा तुंगभद्रा हमने बात की, तुंगभद्रा ऑन दी तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे पास इस पूरे आर्टिकल के अंदर। देन IMD plays an important role and also Central Water Commission plays an important। तो जैसा कि इस चार्ट में भी हम देख सकते हैं लास्ट ईयर में कितना परसेंटेज था, 10 ईयर का एवरेज की अगर हम बात करें तो -8% नॉर्थ में जो काम कर रहे हैं, ईस्ट में 3% हम देख सकते हैं ज्यादा काम कर रहे हैं जो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है। इसके अलावा वेस्टर्न साइड में भी -4%। देन सेंट्रल साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिक्रीज हमने देखा है इन दी वाटर लेवल्स ऑफ द रिजर्वोयर्स। सेंट्रल इंडिया में वी आर सीइंग -7.9% एंड साउथ में हमने देखा -10%। तो हम देख सकते हैं कि जो साउदर्न साइड ऑफ इंडिया है वहां पे रिजर्वोयर्स का लेवल ज्यादा कम हुआ है। तो हम देख सकते हैं रिसेंटली जो एल नीनो था वो इसका रीजन हो सकता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो रिवर्स है वहां पे जिस तरीके से वो फ्लो कर रही है, शायद वो इन डैम्स को पूरे तरीके से वाटर फ्लो नहीं दे पा रही है। तो वाटर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स का क्लाइमेट सेंसिटिविटी के साथ होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सोल्यूशंस की तरफ देख सकते हैं आगे चल के। Then ensuring climate friendly waste usage। तो 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडिया कैरी करता है एंड इट एस्पायर्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो यहाँ पे वेस्ट की बात हो रही है, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इट जनरेट्स रफली मोर देन 1 लाख टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली। जो वेस्ट कलेक्शन है इट इज एज हाई एज 95.4%। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि ओनली अराउंड हाफ ऑफ इट इज ट्रीटेड। तो हम कलेक्ट तो फिर भी कर रहे हैं वेस्ट को, बट ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लैंडफिल्स में चला जाता है एंड वहां पे इसको बर्न किया जाता है। देन हमारी हार्मफुल गैसेस जैसा इसमें देखा जा रहा है, वाइट स्मोक एमिट होती है। तो इंडिया जो है इट स्टिल फेसेस द हर्डल ऑफ मैनेजिंग ओवर 30% ऑफ द वेस्ट एफिशिएंटली। तो हम देख रहे हैं 30% ऑफ द वेस्ट भी हम एफिशिएंटली मैनेज करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिसमें से बात करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट की, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे लैंडफिल्स को बर्न कर दिया जाता है, जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है।
तो रिसाइकलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले टाइम के लिए। तो क्लाइमेट फ्रेंडली वेस्ट यूसेज, ताकि वेस्ट जनरेशन को भी हम मिनिमाइज कर पाए। तो ग्राउंड रूट लेवल से, जिसमें हाउस होल्ड लेवल से ही हम वेस्ट को सेग्रीगेट करें, डिफरेंट डिफरेंट वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट एंड देन नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट अलग करें, जिसकी वजह से हमारा कलेक्शन का प्रोसेस इजी हो पाए। एंड देन जो फैसिलिटीज हम मेंटेन करते हैं फॉर द वेस्ट स्टोरेज, जो एमसीडी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, उनमें हम देख सकते हैं कि साइंटिफिक इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। एग्जॉस्ट वहां पे होना चाहिए, वहां पे फैसिलिटीज होनी चाहिए कि सेग्रीगेटेड वेस्ट को वो केटर कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो स्टाफ का ओवरऑल एलोकेशन है एमसीडी के अंदर, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो अप्रोच जो है डेवलपमेंट की, वो की स्ट्रैटेजी है अगर हमें यूएन का 2030 एजेंडा, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, उसको अचीव करना है। तो यहाँ पे ग्लोबल यूएन की रिपोर्ट है, दैट इज ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024। क्या सजेस्ट करता है वो, कि हम पूरे इस वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच को अपनाएं, जिसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो है उसमें कट डाउन हुए। जो कट डाउन देखा गया 3.7 बिलियन टन अ ईयर इन 2050 से लेके 2.1 बिलियन टन अ ईयर। क्या रिजल्ट आएगा इसकी वजह से, लैंडफिल वेस्ट जो है हमारा, वहां पे 40% रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। और जो ऑलरेडी लैंडफिल्स बनी हुई है वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज कर सकते हैं, जिसमें बायो रेमेडिएशन भी एक प्रोसेस हो जाता है। तो वेस्ट टू वेल्थ की बात की जाती है, बट इनके साथ भी प्रॉब्लम हमारी होती है कि एक तो फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होती कि हम वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर पाए। इसके अलावा फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाती है कई बार, एंड उतना आउटपुट हम जनरेट नहीं कर पाते जितना हम डिजायर करते हैं। तो बड़े वॉल्यूम्स में अगर हमारे पास वेस्ट है और हमारे पास प्लांट्स हैं, तो वेस्ट वॉल्यूम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्पोजल चाहिए होगा, एंड उससे हम क्लीन एनर्जी बना सकते हैं, जैसे कि बायोगैस, बायो सीएनजी एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। तो एनटीपीसी का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, वो दिखाता है कि कैसे कॉर्पोरेशन जो है they can be a valuable ally to the स्वच्छ भारत मिशन। तो कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मिशंस को इंटीग्रेट करके आगे बढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्राम दैट इज बायो एनर्जी प्रोग्राम। सो बायो एनर्जी प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसको फेजेस में हम इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, एंड इट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किसके साथ पार्टनरशिप में है, जीईएफ एंड यूएनआईडीओ। किसका पार्ट है, आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है ये। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि दो पोर्टल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं बायोगैस से रिलेटेड, तो बायो ऊर्जा एंड बायोगैस पोर्टल, दोनों सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा ग्रांट दी गई है, जहां से बायोमास जो है हमारा और पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, बायोमास बेस्ड को जनरेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो फेज 1 की यहाँ पे बात करते हैं, तो बजट आउटले अप्रूव किया गया जो इस प्रोग्राम के लिए, दैट वाज ₹858 करोड़। तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम, बायोगैस प्रोग्राम, इन सब की यहाँ पे बात होती है। इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट एजेंसी आईरेडा, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ऑर्गेनिक एनरिच्ड बायो मैन्योर, कार्बन न्यूट्रल, ये सब हम बना पाएंगे, फॉसिल फ्यूल से कम एक्सपेंसिव भी होगा हमारे लिए। कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं कि उतना इफेक्टिव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा फॉसिल फ्यूल्स को जितना। एंड एंटायरली पूरा प्रोसेस क्लीन है कि नहीं, सिर्फ आउटपुट की बात नहीं करते हैं हम क्लीन कंसिडर करने में, जो पूरा प्रोसेस है उसके प्रोडक्शन को लेके उसको कंसिडर करते हैं। एंड ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि जो बायोमास कंस्ट्रक्शन प्लान हमारे होते हैं वो भी उतना चीप रेट पे नहीं बनते हैं, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल सेक्टर जो है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है, वो हमारे लिए वायबल होगा कि नहीं होगा, वो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। तो कोलैबोरेशन होना चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड डिफरेंट कम्युनिटीज। तो 2050 तक 2.1 बिलियन टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट विल बी जनरेटेड। इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच हम अपना सकते हैं।
इसमें हम सिंगापुर मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं जो वेट वेस्ट होता है उसको बायो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहीं ड्राई वेस्ट को 1000 टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है, और उसके बाद जो उसकी गैसेज होते हैं उनको प्योर करके फिर एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। और जो ऐश होता है उसको भी जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए जाते हैं उनमें डाला जाता है। और जो ड्राई वेस्ट होता है उससे एनर्जी सप्लाई की जाती है हाउस होल्ड को, और उसको भी फिर से सेग्रीगेट किया जाता है कि उसमें से कोई रिसाइकिल हो सकता है तो उसके लिए। तो जो सिंगापुर मॉडल है उसको अपनाया जा सकता है इसकी उस पे। Yes, thank you, Divya, for the addition. Then journey to 2047, raising investment rates, emphasizing the manufacturing and also promoting new technology will be the key. तो यहाँ पे बात हो रही है recent developments की regarding the roadmap of India's growth. So when India completes 100 years since independence, but what does it mean to become a developed country? तो कैसे डेवलप्ड कंट्री हम बन पाएंगे? इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अलावा चाइना जो है उसकी अगर पॉलिसी की बात करते हैं तो वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में चाइना जो है 1970s के टाइम पे 0.6% एक्सपोर्ट्स का शेयर वो कैरी करता था, बट 2022 में देखते हैं तो 11.9% हो गया। एंड ऐसे ही इंडिया का अगर कंपेयर करें तो इंडिया का जो शेयर है इन दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट इट इज 0.6%। इट वाज 0.6% इन 1970s, बट अगर अभी बात करते हैं 2022 तो इट हैज इंक्रीज टू 2.5%। तो हम देख सकते हैं चाइना का 11.9% एंड देन इंडिया का 2.5%। तो कितना कॉन्ट्रास्टिंग दोनों का प्रोजेक्शन है हम देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट्स जो है दे आर लाइक अ टेस्ट फॉर एफिशिएंसी, एंड वो हमें दिखाते हैं कि हमारा एक्सीलेंस लेवल कितना है इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। सर्विस सेक्टर जो है जैसे जिसमें हमारी आईटी सेक्टर आ जाता है, हमारा सिलिकॉन वैली आ जाती है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर। जिसमें इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का। तो हमने देखा है कि हम मैकेनिकल मसल से लेके मैकेनिकल माइंड्स की तरफ बढ़े हैं। एंड अभी की भी जैसे सनराइज इंडस्ट्रीज हमारी आ रही हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है, जो कि हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा, उसके बाद एक्सपोर्ट की जो डिमांड है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो उसको हायर प्रायोरिटी पे हमें लेके चलना चाहिए। इसके अलावा जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है सप्लाई चेन के ऊपर। तो डिसरप्शन होता है वॉर की वजह से, एंड जो कंट्रीज हैं वो फिर से सोचने लगी हैं सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में फॉर क्रिटिकल इम्पोर्ट्स। बट जैसा कि आत्मनिर्भर भारत है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि आत्मनिर्भर शुड नॉट डीजेनरेट इनटू इनएफिशिएंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कि आत्मनिर्भर का मतलब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि हम इंपोर्ट करना ही बंद कर देंगे या उसका सब्स्टिट्यूशन होगा हमारी डोमेस्टिक मार्केट, बल्कि हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी स्ट्रॉन्ग करें एंड इंपोर्ट के साथ साथ हम अपना एक्सपोर्टिंग रेशियो भी बढ़ा पाए। तो डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करना मस्ट बी द डेफिनेशन ऑफ आत्मनिर्भर rather than seeing it as import substitution। तो इमर्जेंस हुआ है एआई का, जेन एआई का, मशीन लर्निंग का। ये अलार्मिंग भी है एंड एक्साइटिंग भी है, क्योंकि मैकेनिकल माइंड्स में कन्वर्ट होने में ये हमें डायरेक्टली हेल्प करेगा। इसके अलावा कंसर्न्स आते हैं जॉबलेस ग्रोथ की, जिसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, लेबर फोर्स रेशियो में मेल और फीमेल की हमने बात की थी। तो जॉब क्रिएशन जो है विदाउट ग्रोथ इट इज इक्वली बैड। तो ग्रोथ हो रही है बट जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, या जॉब क्रिएशन हो रहा है और इक्विटेबल नहीं है वो, तो दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो आगे की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इंक्लूसिव होना बहुत जरूरी है, वल्नरेबल सेक्शन को इकोनॉमिक फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आत्मनिर्भर को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह ना देख के डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करने का एक जरिया देखना बहुत जरूरी है। तो सोशल सेफ्टी नेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जो हमारी सप्लाई चेन है, जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ग्रोथ के लिए, इक्विटी के लिए। तो इक्विटी के लिए
हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों ही पार्ट होना चाहिए हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का। The next pharma sector, it has grown 8% in the financial year of 24. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फार्मा कंपनीज हैं, दे आर लुकिंग एट डिफरेंट कैटेगरीज एंड इसमें ग्रोथ हमने देखी। जो फार्मा सेक्टर है उसके अंदर श्रंक हमने रिडक्शन देखा ऑफ 54%, जो हमारा फोर्थ क्वार्टर है ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, अगर उसको पहले से कंपेयर करते हैं। तो मेट्रो सिटीज का परसेंटेज, देन क्लास 1 सिटीज का परसेंटेज एंड एक्स्ट्रा अर्बन सिटीज का परसेंटेज। तो फार्मा सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए गुजरात मॉडल, जहाँ पे 53% ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लोकेटेड है ऑफ इंडिया। Then next we are talking about India's economy is facing better than expected. तो मॉनसून की बात हो रही है, देन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वो आगे की ट्रैजेक्टरी को शेप करेगी। तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जो जीडीपी है हमारा उसमें देख रहे हैं कि 8.2% तक ग्रोथ देखी जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे हमने देखा एक डाइवर्जेंस, जो डाइवर्जेंस होता है जीडीपी और जीवीए के बीच में उसका एस्टिमेशन। तो जीडीपी और जीवीए के बीच में अगर डिफरेंस की हम बात करते हैं तो डिफरेंस क्या हो जाता है। तो जीवीए अगर बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो कितना बोल सकते हैं कि कोई फैक्ट्री है या कोई सेक्टर है एक्चुअल में कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके मेजर को हम बोलते हैं जीवीए। मतलब हर स्टेज जो प्रोडक्शन हुई है उसकी हर स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हुआ है वो हम जीवीए में कंसिडर करते हैं। देन जीडीपी के अंदर बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो टोटल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग जो भी फैक्ट्री ने बेची है वो हम देखते हैं जीडीपी के अंदर। तो की डिफरेंस की बात करते हैं जीवीए और जीडीपी के अंदर। तो जीवी जो है जीवीए जो है वो एक्सक्लूड करता है ऑल दोस थिंग्स द फैक्ट्री बाइज फ्रॉम आउटसाइड, एंड जो जीडीपी है वो हर चीज दैट दे सेल उसको कवर करता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द इकोनॉमीज हेल्थ। जीवीए जो है वो गुड पिक्चर देता है ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जीडीपी जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज सोल्ड उसकी बिगर पिक्चर देता है। The next is poverty debate in numbers. So estimation of poor that needs to be done carefully. तो डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि सर्वेज होते हैं, जैसे कि HCES हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ जिसने हमें रूरल और अर्बन में डिफरेंसेस दिखाए। नॉन फूड नॉन न्यूट्रिशन की तरफ हमने देखा कि इंक्रीज हो रहा है, पैकेज्ड फूड की तरफ इंसेप्शन हुआ। HCES के NSSO ने बोला कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को देखा जाना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे देखा जा रहा है स्टडीज होती हैं, सर्विस होता है जो डिफरेंट एस्टिमेशन हमें देता है। जैसे कि MMRP की यहाँ पे बात हुई कि मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, जो सर्वे हुए उनमें देखा गया कि सिस्टमैटिकली जो कंजम्पशन रेट है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि 7 डे का रेफरेंस पीरियड लेना चाहिए, जिसको MMRP हमने बोला। तो लेटेस्ट जो HCES है उसकी जो फैक्ट शीट है वो सजेस्ट करती है MMRP पे एक शिफ्ट होना चाहिए। तो डिफरेंट कमिटीज आई, डिफरेंट गाइडलाइंस उन्होंने दी, जिसमें इंपॉर्टेंट तेंदुलकर कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, इन्होंने बताया कि पॉवर्टी लाइन को कैसे हमें एस्टिमेट करना चाहिए। तो तेंदुलकर कमेटी ने भी हमें ये रिकमेंड किया कि जब MMRP को अडॉप्ट किया गया है तो MMRP पे ही हमें शिफ्ट करना चाहिए रादर देन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर MRP इक्विवेलेंट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन के लिए। इसके अलावा 2012 में जो प्लानिंग कमीशन है जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं अभी, उन्होंने एक्सपर्ट ग्रुप को अपॉइंट किया, चेयरमैन जिसके सी रंगराजन थे। इन्होंने फिर बात की, रिकमेंड किया पॉवर्टी लाइन के ऊपर कि ये होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेटिव लेवल्स, जिसमें लेवल किसका मेजर किया जाएगा, नरिशमेंट का, क्लोथिंग का, हाउस रेंट का, कन्वीनियंस का, देन ऑल्सो एजुकेशन। इसके अलावा बिहेवियरली डिटरमाइंड लेवल ऑफ अदर नॉन फूड एक्सपेंसेस। तो ये बात की सिंह सी रंगराजन कमेटी ने। देन तेंदुलकर कमेटी ये बात करते हैं तो
उसमें MMRP पे शिफ्ट होने की बात की गई थी। तो जो पॉवर्टी लाइन है सब्सटैंशियल डिक्रीज उसमें पाया गया जब SBI ने रिसर्च की। तो 25.7% से लेके 13.7% इन 2011 टू 2012 यहाँ देखा गया, एंड डिक्रीज देखा गया 7.2% से लेके 4.6% इन दी 2022 से लेके 23। तो बेसिकली जो हमारा पॉवर्टी है कैसे हम उसको मेजर करें ताकि जो डेटा है वो रिलायबल हो सके आगे आने वाले स्कीम्स के लिए भी, आगे आने वाले बजट के लिए भी। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एंड जो डेटा लिमिटेशन है हमारे पास वो एक मेजर चैलेंज बन जाती है। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस भी हैं डिफरेंट डिफरेंट जो अर्बन और रूरल एरियाज के लिए क्लेम करती हैं कि कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। तो पॉवर्टी की भी बात करते हैं, दो टाइप की होती है, एक तो एब्सोल्यूट होती है और एक रिलेटिव होती है। तो एब्सोल्यूट मतलब कि ऐसे कंडीशंस जिसमें एक घर जो है उसकी इनकम एक नेसेसरी लेवल के नीचे है जिससे वो अपना बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, जिसमें फूड शेल्टर और हाउसिंग आ जाता है। तो वो हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो सोशल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर हम करते हैं कि बाकी सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है एंड आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। तो पॉवर्टी एस्टिमेशंस की यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने देखा तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, एंड इन सबसे पहले दो कमेटी और भी आई थी जिसमें अलग कमेटी आई जिसने पॉवर्टी लाइन को बेसिकली बोला कि मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ऑफ टू मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट हमारी होती है 2400 से लेके 2100 कैलोरीज तक किसी भी एडल्ट के लिए रूरल और अर्बन एरिया के अंदर। तो उसके बेसिस पे उन्होंने दिखाया गया कि पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए जो इनको अटेन नहीं कर पा रहा है। फिर इसके अलावा लकद्वाला कमेटी हमारी आई 1999 1993 के अंदर। देन तेंदुलकर कमेटी जिसने बोला MMRP पे शिफ्ट होना चाहिए जो भी कैलकुलेशन प्रोसेस होता है 2009 के अंदर। देन रंगराजन कमेटी 2012 के अंदर जिसने हमें नॉर्मेटिव लेवल्स पे बोला न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, हाउस रेंट, कन्वेंस और एजुकेशन के ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए। तो क्या क्या चैलेंजेस है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो उसमें आ जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है मेजर रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी के अंदर। इलिटरेसी, तो नई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं फार्मिंग के अंदर जिसमें ट्रेडिशनल मेथड्स को तो हम यूज करेंगे बट उसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम स्मार्ट भी बना पाएंगे एग्रीकल्चर को। इसके अलावा रिसोर्सेज जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड ओवरऑल जो इन्फ्लेशन हो रही है उसकी वजह से जो वल्नरेबल सेक्टर है उसके ऊपर हम बोल सकते हैं प्रेशर और भी ज्यादा आता है। एंड एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी चैलेंजेस आते हैं हमारे पास। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस वैल्यू चेन को कैसे जो चीप हम बोल सकते हैं इंडिया के अंदर लेबर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में बात हो रही है जिसमें हम बोलते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं ग्रेजुएट हो रहे हैं इंडिया में उनका नंबर काफी ज्यादा है। तो वो हेल्प करते हैं इंडिया को कि जो सर्विस वैल्यू चेन है उसको बढ़ाए रखें and वो पूरे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करता है जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो लीड करती हैं। IT जायंट्स है जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है जो कि लेट 90s एंड अर्ली 2000 से काम करते आ रहे हैं एंड इंडिया को एक नाम दिया, एक टैग दिया है दैट इज सर्विस लेड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो सर्विस कंपनीज जिसमें 1600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं MNCs के वेरियस सेक्टर्स में वो इंडिया के अंदर देखे गए हैं, पूरे ओवरऑल ओवरऑल इंडिया के अंदर है। तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसा बन गया है जैसा कि चाइना टेक हार्डवेयर के लिए है। तो सर्विस सेक्टर में लीड करता है इंडिया जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं, ट्रेड, एपरल, फाइनेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, शिपिंग, डिफरेंट डिफरेंट सारे सेक्टर्स। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की हम काफी दिन से बात भी कर रहे हैं, क्या होते हैं ये? बेसिकली हम बोल सकते हैं कि MNCs जैसे होते हैं, मतलब डिफरेंट ऑफिसेस होते हैं, उनके डिफरेंट बेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, वहां पे वो काम करते हैं। तो कुछ डिफरेंट कंपनीज का यहाँ पे नाम दिया गया है जिसमें STM
ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ईवी के लिए अगर बात करते हैं तो फ्यूचर फ्यूचर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया के अंदर उनकी विजन है बाय 2030 कि जितने नंबर ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं वो 115 तक जंप हो जाए बेसिकली। इंपॉर्टेंट सिटीज बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर रीजन, दे ऑल आर पॉपुलर फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की साइट के लिए। इसके अलावा इसके अलावा टायर 2 सिटीज हैं, वो भी वहां पे भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं अब एमएनसीज का, जिसमें विशाखापट्टनम, जयपुर, चंडीगढ़, कोची, वडोदरा, ये सब नए पॉपुलर डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है हीट बेक्ड चेन्नई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर इंडिया। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1.45 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, एंड जो हमारी लिमिट की हम बात करते हैं दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो हीट वेव्स, हीट स्ट्रोक, अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट, अर्बन बबल बन जाते हैं, एक तरीके से हीट ट्रैप हो जाती है एंड डिसिपेट नहीं कर पाती। तो चेन्नई की केस स्टडी की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि कोस्टल सिटी है, बट उसके बाद भी जो ह्यूमिडिटी है वो कूलिंग इफेक्ट को कम कर देती है। प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो होता था पर्सिपिरेशन, मतलब पर्सिपिरेशन जो कूलिंग इफेक्ट होता था पूरे ओवरऑल सिटी के अंदर, उसको कम कर दे रही है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है लोगों का वो बढ़ जाता है, एंड जो हीट स्ट्रेस है, हीट एग्जॉशन है, वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे अंदर। तो ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी की बात हो रही है बाय द WHO, जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से। तो हीट एक्शन प्लान, कल भी हमने बात की थी इसके बारे में, हीट एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ स्टेट लेवल पे ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। जो ज्यादा वल्नरेबल जगहें हैं हमारी, ज्यादा वल्नरेबल स्टेट्स हैं, वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे पास हीट एक्शन प्लान होना चाहिए। तो हमने देखा था कि एनडीएमए के साथ भी 20 से ज्यादा स्टेट्स ने मिलके हीट एक्शन प्लान्स पे काम किया, बट वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, सिर्फ पेपर पे ही रह गया। तो एनडीएमए गाइडलाइंस का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। एंड एग्जाम्पल हमने देखा था अहमदाबाद का कूलिंग हीट एक्शन प्लान, कि कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको। तो अहमदाबाद मॉडल आ सकता है इन दी हीट एक्शन प्लान कैटेगरी। इसके अलावा सीडीएमए का रोल, दैट इज यहाँ पे चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने बेसिकली प्रेपरेशन की बात की है कि और ज्यादा लोकलाइज प्लानिंग होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो CCAP चेन्नई लेवल पे जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसकी उसको बनाने की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। तो कैसे कर सकते हैं हम बोल सकते हैं कि ग्रीन कवर को हम बढ़ाएं। इसके अलावा ग्रीन एरियाज जिसमें अर्बन फॉरेस्ट, इसको प्रेरणा नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन एरियाज में अर्बन फॉरेस्ट, लार्ज ग्रीन और पार्क्स, एवेन्यू बना रहे हैं हम। इसके अलावा लोकल माइक्रो क्लाइमेट जिसकी वजह से बन जाएगा, जो पार्क्स है हमारे, ओपन स्पेसेस है, ग्रीन स्पेसेस है, तो उनकी वजह से हम लोकल माइक्रो क्लाइमेट बना रहे हैं एक तरीके से, जो कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, एक कूलिंग इफेक्ट की तरह काम करेगा और प्रमोट करेगा लोगों के वेलबींग को एंड ओवरऑल हेल्थ को भी। सिर्फ लोगों के लिए नहीं और क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं, जो बायोडाइवर्सिटी भी है हमारी उसके लिए भी ये डायरेक्टली हेल्प करता है। तो ट्री लाइंड एंड शेडेड वॉकवेज एंड ट्रैक्स पेडेस्ट्रियंस के लिए, साइकिलिस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर होता है उनका सन रेज से, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मियावाकी फॉरेस्ट मेथड, ये सब का यूज भी हम देख सकते हैं हमारे हीट एक्शन प्लान्स के अंदर इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे यूरोपियन सिटीज की यहाँ पे बात हो रही है जिनका ग्रीन कवर इज वेल ओवर द EU नॉर्म्स ऑफ 30%। इसके अलावा सिंगापुर मॉडल, दैट इज 47% अंडर द ग्रीन कवर, डेंसली पॉपुलेटेड भी है बट उसके बाद भी 47% हम ग्रीन कवर देख रहे हैं। एंड यूरोपियन यूनियन में जो लिमिट 30% दी जाती है उससे ज्यादा ही वहां पे ग्रीन कवर देखा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। तो एनर्जी एफिशिएंट बनना जरूरी है हमारे लिए। एंड टोटल एनर्जी सेविंग की यहाँ पे बात की जा रही है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है
उसका अडॉप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है चेन्नई के लिए भी, जैसा कि उसने अडॉप्ट भी किया है। बट और भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, जो हमने बात की लोकल माइक्रो क्लाइमेट बनाने की, मियावाकी फॉरेस्ट का इंटीग्रेशन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन एंड शेड प्रोवाइड करना, जो कि किससे प्रोवाइड किया जाएगा, ट्री लाइन से। ऑल्सो ओपन स्पेसेस एंड वाटर बॉडीज, और जो वेटलैंड हमारे हैं उनको ढंग से मेंटेन करना। Then last, we are talking about Assam gibbon, that is a gibbon habitat. तो गिब्बॉन की इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया का ओनली एप स्पीशी है ये, स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट है। कहाँ पे मिलता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो इसके अलावा इनके IUCN स्टेटस की हम बात करते हैं तो वेस्टर्न वेस्टर्न है और ईस्टर्न है, जो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न है रिलेटिव टू दी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो वेस्टर्न जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के वेस्टर्न साइड पे हुलॉक गिब्बन, वो इंडेंजर्ड IUCN स्टेटस है। देन ईस्टर्न साइड पे जो है वो वल्नरेबल स्टेटस है। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी ये लिस्टेड है। तो ज्यादातर देखा जाता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड के अंदर, जहाँ पे हुलॉक गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है हमारे असम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके अलावा ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क भी है, इसका इनॉग्रेशन हुआ चाइना के अंदर, जो कि इनिशिएट किया गया इंटरनेशनल गिब्बन डे 2022 के अंदर। तो गिब्बन से लेके कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ आने की बात हुई, ताकि इनकी कंजर्वेशन के ऊपर प्लानिंग कर पाए। एंड यहाँ पे भी जैसे असम के केस में देख रहे हैं हम, तो जो रेलवे लाइंस जाएंगी उनके ऊपर बात हो रही है कि कैनोपी ब्रिजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो एक साइड से दूसरी साइड ट्रैवल कर पाए। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट होता है वो यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। दैट इज गिब्बन सेंचुरी के अंदर, असम के अंदर ये सेंचुरी जो है इट इज having the largest concentration of Hulock gibbons, one of the 20 species of apes that is present on Earth. So western and eastern. So that is all for today. I hope it was a comprehensive session. We have covered many important topics regarding Hulock gibbon, regarding microclimate, Miyawaki methods. Then we also talked about global capability centers, how the poverty line should be estimated. देन इसके अलावा इम्पोर्टेंट हमारे पास था कि मैन्युफैक्चरिंग और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आत्मनिर्भर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इंडिया के लिए, क्लाइमेट फ्रेंडली वेस्ट यूसेज को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन दैट विल बी 2.1 बिलियन बाय 2050, एंड रिजर्वोयर्स का लेवल दैट इज डाउन बाय 23%। सबसे ज्यादा रिडक्शन देखा सेंट्रल इंडिया एंड साउदर्न इंडिया के अंदर। तो वहां पे जो रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। So that is all for today. Thank you so much for joining Ansarkari and keep watching. Thank you.